Hi everyone, welcome to Tempt IS. So in this video, we will analyze the 20 February daily PIB analysis. Okay, और in this video, we will also see about the important PIB जो हमारे UPSC, CSC, स्टेट PCS के करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज के जो डेली बेसिस में वर्क होते हैं डिफरेंट सेक्टर में उसको हम कवर करते हैं. ओके, सबसे पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं 20 फरवरी का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट PIBs हैं एंड कौन कौन से मिनिस्टर ने रिलीज किया है. तो सबसे पहला पीआईबी जो है वो ड्रोन से रिलेटेड है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को ड्रोन की परमिशन मिली है फॉर 1 ईयर. ओके, एक्सटेंड किया गया है. तो ड्रोन जो यूज होने वाला है वो कौन सा ड्रोन है एंड उसके बाद उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस उसको डिस्कस करेंगे. देन उसका जो डीआरडीओ ने जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो सिस्टम है जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है और वो डीआरडीओ की तरह बनाई गई थी. तो यहाँ पर जो दो यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना और दी ध्रुवरास्त्र करके जो है. ओके, ध्रुव अस्त्र करके. तो यहाँ पर उन दोनों बारे में देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ओके, मिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने केरला में जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है एंड वो किस तरीके से हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को किस तरीके से हेल्पफुल होगा यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो तीसरे नंबर पीआईबी है हमारा एंड द लास्ट पीआईबी वो है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन से. ये जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी उन्होंने लॉन्च किया है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन. यहाँ पर ई मोबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, उसको डिस्कस करेंगे. तो ये है कुछ 4 इंपॉर्टेंट पीआईबीज जो हमारे यूपीएससी से एंड स्टेट पीएससी से रिलेटेड है. एक एक करके इन सारे पीआईबीज को देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले पीआईबी हमारे रिलेटेड है, वो रिलेटेड किससे थी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से. उन्हें ग्रांट मिला है फॉर द यूज ऑफ ड्रोन. ड्रोन यूज करने की परमिशन उनको मिली है. तो परमिशन किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने परमिशन दिया. जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसके अंदर जो DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है, उन्होंने जो RPAS है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये एक तरह का ड्रोन है, ठीक है, या तो उसको UAV भी कहते हैं अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो. सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर ग्रांट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को फॉर 1 साल का ग्रांट दिया है. ठीक है, ये ग्रांट जो दिया है इससे क्या फायदा होने वाला है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर क्या करेगा? ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या करेगा? डाटा कलेक्ट करेगा. डाटा कलेक्शन इन द एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री फॉर ग्राम पंचायत लेवल यील्ड एस्टिमेशन. और ये किसके अंदर ये दिया गया है इसको, ये ड्रोन को जो ग्रांट किस स्कीम के अंदर दिया गया? अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर दिया गया. ठीक है, यहाँ पर ये ड्रोन से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एरिया है उसका डाटा कलेक्शन करने में ये हेल्पफुल होगा. इसके साथ साथ और भी एप्लीकेशन हम देखेंगे किस तरीके से हेल्पफुल है. ओके, एंड ये जो ग्रांट जो दिया गया है इन्हें, जो RPAS का जो ग्रांट दिया गया है, ड्रोन का ग्रांट दिया गया है, ये कब तक के लिए वैलिड है? वैलिड फॉर दी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. एंड उसके बाद और फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस परमिशन लेटर और अंटिल द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये तो 1 ईयर के लिए वैलिड है. और ये वैलिड कब तक है? जब तक ये इशू हुआ है, जिस डेट का इशू हुआ है, या तो जब तक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म उन एरियाज में ऑपरेशनलाइज नहीं होता तब तक ये इसको दिया गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पर ये ड्रोन एक्चुअली में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से वर्क करेगा. तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ड्रोन देख लेते हैं. ड्रोन क्या है? ड्रोन को अगर हम दूसरे बात में अगर बात करें तो उसको एक UAV है, वो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है एंड इज एन एयरक्राफ्ट विदाउट एन ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड. ओके, एंड ये जो UAV है, UAV क्या है? एक तरह का कंपोनेंट है. किसका कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, UAS, ठीक है, जिसको बोलते हैं. तो UAS का एक कंपोनेंट है UAV. याद रखिए कि UAV आर द कंपोनेंट ऑफ UAS which include UAV, ground based controller and the system of communication. एंड ये किसके द्वारा, ये ड्रोन किसके द्वारा ऑपरेट होता है? 2 तरीके से ऑपरेट होता है. एक तो ये अंडर द रिमोट कंट्रोल बाय ह्यूमन ऑपरेटर, रिमोट कंट्रोल द्वारा, या तो बाय ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स जिसको ऑटो पायलट भी कहते हैं. तो 2 तरीकों से यूज होता है. या तो कंप्यूटर द्वारा इसको रन किया जाता है जिसको कहते हैं ऑटो पायलट, या तो रिमोट सिस्टम द्वारा ड्रोन को यूज किया जाता है. आपको बस ये चीज याद रखनी है कि ड्रोन के बारे में कि ड्रोन एक तरह का एयरक्राफ्ट है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल. UAV पूछता है, वैसे जनरली क्वेश्चंस UAV से आते हैं, डायरेक्टली ड्रोन वहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ होता है. तो UAV पूछता है. देन उसके बाद ये होता क्या है इसके बारे में पूछता है. उसके बाद ये किसका कंपोनेंट है? तो याद रखिए इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम. US का एक कंपोनेंट है UAV. ठीक है, और US क्या क्या इंक्लूड करता है? एक UAV ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल एंड द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन.
देखिए जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो अनमैन्ड, अगर हम ड्रोन ड्रोन दे आर द थ्री सबसेट्स ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, दे आर द थ्री सबसेट्स ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। फर्स्ट वन इज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, आरपीएस, आरपीएएस, जिसको यहाँ पर परमिशन मिला है, ओके, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो आरपीएस, दे आर द थ्री सबसेट्स, कौन कौन से हैं? रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट एंड द मॉडल एयरक्राफ्ट, ठीक है। और जो आरपीएस होता है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, वो किन किन चीजों को कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ रिमोट पायलट स्टेशन रिक्वायर्ड द कमांड कंट्रोल लिंक्स एंड एनी अदर कंपोनेंट एज स्पेसिफाइड बाय द टाइप ऑफ डिजाइन। जो आरपीएस होता है, या फिर कोई भी, अगर हम बात करें कोई भी ड्रोन, वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू दी 5 कैटेगरीज ऑन देयर वेट, ठीक है। तो यहाँ पर आरपीएस है यहाँ पर, जिसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और उनको वेट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर ड्रोन की बात करें, ड्रोन क्या है? एक तरह का लो कॉस्ट है, सेफ है, एंड इक्विप्ड एरियल सर्वे फॉर द डाटा कलेक्शन एंड आल्सो यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज such as power, mining, reality, oil gas exploration, also used in the railways, highways, and they are also effective in the life or a rescue work in policing। तो इन सब चीजों में ड्रोन का यूज होते आ रहा है, ओके। आप एंड उसके साथ अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो यूएस है, ठीक है, यूएस का कंपोनेंट है एक ड्रोन या फिर यूएवी। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रूल्स निकाले थे, ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स ऑफ 2020। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर कोई भी ड्रोन लेता है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया, कि वो इस क्राइटेरिया की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो ऑनरशिप को देखते हैं। फॉर ऑनिंग और यूजिंग अ ड्रोन, वन हैज टू बी अ 18 ईयर ओल्ड, 18 साल का होना चाहिए। अगर कंपनी का केस है, तो यहाँ पर कोई कंपनी अगर ड्रोन को एक्वायर कर रही है, पर खरीद रही है, ठीक है, तो इन केस ऑफ कंपनी, द रिक्वायरमेंट इज दैट देयर द मेन प्लेस ऑफ बिजनेस हैज टू बी इन इंडिया, द मेन प्लेस ऑफ बिजनेस हैज टू बी इन इंडिया, एंड द chairman and at least 2/3 of the director have to be a इंडियन सिटीजन। उसका तीसरा क्या क्राइटेरिया इस ऑनरशिप के लिए? बिजनेस ऑपरेटिंग ड्रोन्स हैव टू बी sustainably owned and effectively controlled by Indian nationals। So these are the three ownership categories, जिसके अंदर ये एक तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी को भी अगर ड्रोन रिक्वायर करता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर और उसके साथ साथ अगर कोई ड्रोन यूज करता है, ठीक है, तो ड्रोन यूज करता है, उसके लिए एक तरह का अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल किसको द्वारा चाहिए होता है? डीजीसीए के द्वारा एक अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे कि कोई अगर यहाँ पर अप्रूवल के साथ साथ यहाँ पर अगर कोई मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, यहाँ पर एन ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर द इंपोर्टर ऑफ ड्रोन्स कैन सेल इट डिवाइस ओनली टू द इंडिविजुअल और द एंटिटी अप्रूव्ड बाय द डीजीसीए, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्ट कोई कर रहा है ड्रोन, तो वो किसको मिल सकता है या किसको बेच सकता है? वो अगर मैन्युफैक्चर जो कंपनी है, तो वो किसको बेच सकती है? वो बेच सकती है किसी भी एक इंडिविजुअल को, ओनली टू अ इंडिविजुअल और ऐसी एंटिटी जो डीजीसीए के द्वारा अप्रूव हो, ठीक है। और हमारे इंडिया में हर तरह के ड्रोन यूज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे डीजीसीए का अप्रूवल चाहिए होता है। और कॉमनली अगर हमें एक इंडिविजुअल की बात करें, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर ड्रोन यूज कर रहा है, तो वो कौन सा ड्रोन यूज कर रहा है? ओनली नैनो क्लास ड्रोन्स, ओनली नैनो क्लास ड्रोन्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया इन जनरल, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि अगर ड्रोन्स की बात करें, तो हमारे इंडिया में जितने भी, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, तो वो कौन सा ड्रोन यूज करता है? वो यूज करता है नैनो क्लास ड्रोन्स यूज कर रहा है। अगर कोई यूट्यूब में कोई भी वीडियो बना रहा है, तो वो भी ड्रोन सिर्फ एक नैनो क्लास ड्रोन से यूज कर रहा है, जिसको विल एबल टू ऑपरेट, और इसके लिए कोई कागजात या फिर कोई कार्यवाही नहीं लगती है, बस उसको 18 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। लेकिन अगर नैनो क्लास ड्रोन को छोड़ के, ठीक है, जो नैनो क्लास ड्रोन है उसका वेट कितना होता है? लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स, तो उस ड्रोन को यूज कर सकता है वो। लेकिन अगर कोई और ड्रोन्स की अगर जरूरत है उसको, तो कोई और ड्रोन्स के लिए उसको डीजीसीए के द्वारा परमिशन चाहिए होता है। एंड और यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली अ क्वालिफाइड रिमोट पायलट विल बी परमिटेड टू ऑपरेटर हैवियर ड्रोन्स, ठीक है। एंड यहाँ पर दो, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बोला गया है कि डीजीसीए विल हैव अ पावर टू इंस्पेक्ट अ यूएस मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी बिफोर ग्रांटिंग एनी ऑथराइजेशन अंडर दिस रूल। और डीजीसीए कोई भी कंपनी अगर कोई कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो
वहाँ पर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है उसको कि क्या चीज़ इस पर डाली जा रही है और किस चीज़ से ये हार्मफुल तो नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकती है DGCA। एक्सेप्टेंस की बात करें तो नैनो ड्रोन्स वेटिंग 250 ग्राम और लेस कैन बी ऑपरेटेड विदाउट अ ड्रोन पायलट लाइसेंस। तो याद रखना है कि हमारे इंडिया में या फिर कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर हो, उसको यहाँ पर ड्रोन पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही नॉर्मली खरीद सकता है और उसके लिए यहाँ पर DGCA का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन नैनो ड्रोन्स को छोड़ के अगर बाकी चीजें कोई अगर इंडिया में मीडियम या तो स्मॉल कोई ड्रोन खरीदता है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या तो कोई कंपनी, तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है किसके द्वारा, बाय द DGCA। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर इंश्योरेंस की बात चल रही है कि नो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम shall be operated in India unless there is an existence a valid third party insurance policy to cover the liability that may be aroused on the account of mishap। ठीक है, उसके साथ साथ जो ड्रोन खरीदता है या फिर कुछ होता है तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस नहीं है तो वो जो अनमैन्ड व्हीकल है, ठीक है, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, वो ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर इंश्योरेंस की भी बात चल रही है कि अगर कोई ड्रोन खरीदता है यहाँ पर उसका इंश्योरेंस किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होना चाहिए। जब तक उसका इंश्योरेंस नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकता। तो यहाँ पर आपको ड्रोन का याद रखना है कि ड्रोन आप कोई भी नहीं जाके नहीं खरीद सकते। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया पे। ठीक है, उसके साथ अगर हम पावर सप्लाई प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जो स्मॉल UAVs होते हैं वो कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, यूजली लिथियम पॉलीमर बैटरीज यूज़ करते हैं। स्मॉल UAVs जो होते हैं मोस्टली यूज द लिथियम पॉलीमर बैटरीज, एंड जो लार्जर व्हीकल्स होते हैं दे यूजेस द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो इससे कारण वो फ्लाई करते हैं। तो याद रखिए कि जो स्मॉल UAVs होते हैं उनमें कौन सी चीज यूज हो रही है, कौन सी बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरीज यूज हो रही है। और जो लार्जर जो ड्रोन्स होते हैं ऑफनली यूजेस द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, अब ये था कुछ इंपॉर्टेंट ड्रोन से रिलेटेड चीज, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में, उसको देख लेते हैं। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या इज अ यूनिक अनमैन्ड traffic management system which is expected to facilitate registration, licensing of drones, operation in addition to giving a instant online clearance to operate for every flight। तो कुल मिला के यहाँ पर एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करता है, लाइसेंसिंग ऑफ ड्रोन्स को फैसिलिटेट करता है, किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है उसको क्लियरेंस, उसके लिए यहाँ पर ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लाया गया है उसके साथ कुछ कुछ रेगुलेशंस भी हमारे गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, ड्रोन रेगुलेशन जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहले ड्रोन रेगुलेशन 1.0 देख लेते हैं। तो क्या क्या रेगुलेशन है अंडर दिस रेगुलेशन। अगर 1.0 की बात करें, ड्रोन रेगुलेशन 1.0 है, किसको द्वारा दिया गया है, ये दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा दिया गया है। तो ड्रोन रेगुलेशन 1.0 की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विल इनेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पायलट्स, डिवाइस सर्विस प्रोवाइडर एंड NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेगुलेशन कुछ कुछ बताया गया है ड्रोन रेगुलेशन कि इस तरीके से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म वर्क कर सकता है। तो क्या क्या वर्क कर सकता है, इट विल एनेबल ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ पायलट, डिवाइस सर्विस प्रोवाइडर एंड नो परमिशन नो टेक ऑफ भी। मतलब ये है कि अगर किसी को ऑथराइजेशन नहीं मिला है कि वो मतलब कोई जैसा कंपनी ले लीजिए आप, और वो कंपनी ड्रोन एक्वायर कर रही है, खरीद रही है किसी मैन्युफैक्चरर से, अब वहाँ पर उसको अगर लाइसेंस नहीं मिला है तो यहाँ पर उसको उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। और ये किसके द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। परमिशन टू फ्लाई इन डिफरेंट जोन की अगर हम बात करें तो जो RPAS है जिसकी यहाँ पर बात चल रही है, RPS ऑपरेटर्स और रिमोट पायलट विल हैव टू फाइल अ फ्लाइट प्लान। उसके लिए सबसे पहले प्लान बताना होता है कि ड्रोन कितने एरियाज में उड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर 3 जोन बताया गया है कि जो ग्रीन जोन होता है, ग्रीन जोन में कोई भी रिक्वायर परमिशन की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर हम आराम से ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं। ठीक है, एंड रिक्वायर ओनली द इंटीमेशन ऑफ द टाइम एंड द लोकेशन बाय द पोर्टल और द ऐप। बस वहाँ पर टाइम बताया जाता है कि इतना टाइम है और ये लोकेशन पे यहाँ पर ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन येलो जोन्स में क्या होता है, येलो जोन्स में अगर हम ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं तो वहाँ पर परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, परमिशंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग इन द येलो जोन्स। और जो रेड जोन्स होता है वहाँ क्या होता है, फ्लाइट्स विल नॉट बी अलाउड टू फ्लाई। रेड जोन्स जैसे क्या हो गया, रेड जोन्स का मतलब जैसे जो एयरपोर्ट ले लीजिए, एयरपोर्ट के आसपास जो ड्रोन्स नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द रेड जोन्स। ओके, देन द येलो जोन्स क्या होगा, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स लगे होते हैं। ठीक है,
और इलेक्ट्रिसिटी वाला वर्क होता है वो हो गया येलो जोन्स, तो वहाँ पर ड्रोन्स को लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। ग्रीन जोन्स क्या होगा, नॉर्मली एरिया, ओके। ग्रीन जोन्स में एग्रीकल्चर आ गया, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं विदाउट अ परमिशन। इफ़ आरपीएस डज नॉट हैव अ परमिशन टू फ्लाई, अगर आरपीएस के पास अगर आरपीएस जो ड्रोन है अगर उसका परमिशन नहीं है फ्लाई करने का, तो इट विल नॉट बी एबल टू टेक ऑफ अंडर द पॉलिसी ऑफ नो परमिशन नो टेक ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रोन रेगुलेशन 1 के अंदर उसको परमिशन नहीं होगा कि वो उसे उड़ा सके। तो यहाँ पर से साफ साफ ये पता चल रहा है कि इसीलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या दिया है, 1 ईयर का उसको एक्सटेंड परमिशन किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, हाँ वो 1 साल तक और स्पेसिफाइड एरिया में यहाँ पर ड्रोन को उड़ा के जियोग्राफिकल लोकेशन साथ साथ एग्रीकल्चर का डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एक तरह की स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पर आरपीएस के लिए यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। All the civilian drone operation will be restricted to only during daytime and a maximum of 400 feet altitude. Okay. Sorry. And all civil drone operations will be restricted. और कोई भी सिविलियन ड्रोन ऑपरेशंस है वो डे टाइम पे उसे हम नहीं उड़ा सकते, ओके। एंड यहाँ पर मैक्सिमम फीट भी दिया हुआ कि मैक्सिमम 400 फीट एल्टीट्यूड, उतने तक हम नहीं उड़ा सकते उतने ड्रोन को। यहाँ पर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देयर कांट बी एनी ह्यूमन और एनिमल पेलोड, उस पर जो भी चीज़ का पेलोड्स जो लगता है तो उसमें एनिमल या फिर कांट बी ह्यूमन एनी पेलोड उस पर होना चाहिए, और कोई भी हजार्डियस चीज़ उस पर लोड नहीं होनी चाहिए उस ड्रोन पे। उसके साथ साथ इट कैन नॉट एनी मैनर कॉज डेंजर्स टू द पीपल प्रॉपर्टी एंड एक्सेप्ट नैनो ड्रोन्स and those owned by the National Technical Research Organization, the central agencies. The rest would be registered and equipped with a unique identification number. देखिए नैनो ड्रोन्स को छोड़ के और ऐसे ड्रोन्स जो एनटीओ के द्वारा खरीदे गए हों, ऑन्ड बाय द एनटीओ, ठीक है, इन दोनों ड्रोन्स को छोड़ के अगर कोई और भी ड्रोन्स कोई ले रहा है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड किसके अंडर होना चाहिए, अंडर द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि यही है जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ड्रोन्स कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। गैदरिंग द डाटा ऑटोमेटेड रिडंडेंट द प्रोसेस टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी टू स्प्रे द मेडिसिन्स। ओके, टू स्प्रे द मेडिसिन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन था वहाँ पर आप देखेंगे सेट, अगर हम सेट सी की बात करूँ, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 89 है, वहाँ पर साफ साफ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ड्रोन से क्या मेडिसिन को स्प्रे करने की टेक्निक यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो साफ साफ यहाँ पर से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर में भी ड्रोन्स का यूज हो रहा है, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट में, अर्बन प्लानिंग में भी यूज हो रहा है, उसका कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, मॉनिटर द ट्रैकिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स, उसका वेदर फोरकास्टिंग में ड्रोन्स का यूज हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में एंड द माइनिंग में। दीज आर द थिंग्स एंड यहाँ पर ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। ये था पूरा ड्रोन से रिलेटेड, उसके रेगुलेशन से रिलेटेड, उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्रीज पे वर्क कर रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पीआईबी देख लेते हैं। नेक्स्ट पीआईबी किससे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट पीआईबी हमारे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है डीआरडीओ से। डीआरडीओ ने अब तक सक्सेसफुल ट्रायल किया है 2 सिस्टम का एंड 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का है यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है। दैट इज अ हेलिना एंड सेकंड वन इज अ ध्रुव अस्त्र, ठीक है। तो ये जो 2 मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो हेलिना है वो एक आर्मी वर्जन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और ध्रुव अस्त्र वो एक एयरफोर्स वर्जन मिसाइल है। तो इन दोनों मिसाइल को यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, ट्रायल जो होता है वो लॉन्च किया गया है। और जो मिसाइल याद रखिए किसके द्वारा लॉन्च की गई, बाद डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हेलिना एंड ध्रुव अस्त्र ये क्या है, ठीक है। रिसेंट इन द न्यूज़ में अगर हम बात करें कि देखा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि समटाइम सीन इन द न्यूज़। तो हेलिना एंड द ध्रुव अस्त्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर दी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंड यहाँ पर बात करें तो हेलिनंद एंड द ध्रुव अस्त्र दे आर द 3rd जनरेशन लॉक ऑन द बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड देन कैन बी इंगेज टारगेट बोथ इन द डायरेक्ट हिट मोड एज वेल अ टॉप अटैक मोड। ओके, उसके साथ साथ अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि द सिस्टम हैज ऑल वेदर डे नाइट कैपेबिलिटी एंड कैन डिफीट बैटल टैंक विद द कन्वेंशनल आर्मर as well as with the explosive reactive armor and it is one of the most advanced anti-tank weapon in the world, ठीक है। तो these are the things related to this PIV। उसका नेक्स्ट हमारी PIV किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है काशारगौर सोलर पावर प्रोजेक्ट से, जिसको केरला में इनॉग्रेट किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जो मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है।
सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो जो इनाग्रेशन जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 2-3 चीज़ों का इनाग्रेशन किया केरला में। कौन कौन सी चीज़ है? सबसे पहला है पुलागौर थ्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, उसके बाद काशोरगढ़ सोलर पावर प्रोजेक्ट and the water treatment plant and the Aruvikar in Kerala. And he also led the foundation of integrated command and the control center and the smart road project in the Thiruvananthapuram. These are the important things that our Pradhan Mantri led the foundation of these things. ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो क्या है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा जो रिलेटेड वो है पोलागौर थ्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम से, जिसका इनॉग्रेशन किया है। और ये कितने मेगावाट का सेटअप किया जा रहा है? दीज आर द 2000 मेगावाट का है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो यहाँ पर जो इनॉग्रेशन किया गया था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पुगालूर थ्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम है जो कि इनॉग्रेट किया गया, इट इज़ द फर्स्ट HVDC. Okay, it is the first HVDC, okay, interconnection of Kerala with the nation grid, and it will facilitate transfer of huge quantum of power to meet the growing power demand of the state. So it is the first HVDC. Okay, ये इंडिया का सबसे पहला HVDC मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम, जिसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इस यहाँ केरला पे। ठीक है, और ये क्या करने वाला है? इट विल हेल्प टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ह्यूज क्वांटम ऑफ पावर टू मीट द ग्रोइंग पावर डिमांड ऑफ स्टेट। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये रहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये केरला में क्यों इनॉग्रेट किया जा रहा है? क्योंकि केरला इज अ लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ पावर from the national grid due to its seasonal nature of its internal power generation, and HVDC system helps to bridge that gap. इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम को इनॉग्रेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और देखा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम VSC कन्वर्टर टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्री फॉर द ट्रांसमिशन। इस प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो VSC कन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये हमारे इंडिया में सबसे पहली बार लॉन्च हो रही है, और ये इस प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पर HVDC के बारे में और VSC कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों चीज क्या है। ठीक है, उसके पहले ये जान लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, दैट प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? हमारे जो आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट इसको स्ट्रेंथन कर रहा है। HVDC क्या है? HVDC क्या एक तरह का हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम है जो क्या करेगा? इनेबल द यूटिलाइज टू मूव अ मोर पावर, फर्दर एफिशिएंसी, इंटीग्रेट रिन्यूएबल्स, इंटरकनेक्टेड ग्रिड्स एंड इम्प्रूव द नेटवर्क परफॉर्मेंस। ओके, उसके साथ साथ HVDC और क्या करेगा? HVDC system utilize the power electronic technology to convert the alternate current and the direct current voltage. Okay, इन सब चीज़ों को वर्क करेगा, and ideal for supporting the existing system and building a new power highways. As HVDC power system use DC direct current for transmission of bulk power over a long distance, and for long distance power transmission HVDC lines are less expensive and losses are less compared to the AC transmission. It interconnects the network that have a different frequency and the characteristics. तो यहाँ पर HVDC के बारे में बातचीत चल रही है कि ये चीज़ कर सकता है। यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। There are the two types of HVDC converter जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। वो दो कौन कौन से हैं? सबसे पहले था VSC, उसके बाद दूसरा है LCC। ठीक है, यहाँ पर VSC के बारे में बात चल रही है जो हमारे इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है। VSC क्या है? वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। इट इज अ न्यूअर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द पावर ट्रांसिस्टर्स which reduce the footprint compared to the LCC technology. Okay, LCC technology मतलब line commutated converters. Okay, and यहाँ पर VSC क्या है? VSC is an ideal technology for submarine and the land cable interconnection, integrating renewables, offshore and the urban in-field applications. And SCC is available as point-to-point और back-to-back submarine land cable. इन सब चीज़ों में VSC का यूज़ होता है। तो अब याद रखना है कि VSC कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऑन द सबमरीन टेक्नोलॉजी फॉर द सबमरीन एंड द लैंड केबल इंटरकनेक्शन, इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल्स, ऑफशोर और अर्बन इनफील्ड एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों में VSC का यूज़ किया जाता है, VSC टेक्नोलॉजी का। LCC कहाँ पे यूज़ होता है? जो LCC क्या है? लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर इज सबसे पहले तो एक तरह का कॉस्ट इफेक्टिव HVDC टेक्नोलॉजी है, एंड इट इज बेस्ड ऑन दी थायरिस्टर पावर सेविंग कंडक्टर एंड विच इनेबल अ बल्क ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ अप टू 8 गीगाबाइट विथ अ लो लॉसेस एंड इनहेरेंट
DC fault protection. LC is also available to point-to-point overhead line submarine land cable and is ideally suited for back-to-back schemes. तो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखने का, LCC और VSC एक तरह के टाइप HDVC के कन्वर्टर हैं. दीज आर द टू टाइप्स. एंड VSC कौन कौन सी चीज़ों में और LCC कौन कौन चीज़ों में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे इस कन्वर्टर का यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. ओके, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. और यहाँ पर HDVC का हमने डिस्कस किया, HDVC क्या हेल्प कर रहा है. उसके बाद HDVC का यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है किस प्रोजेक्ट में, अंडर द पुलागर थिरुशुकुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इस पे वर्क हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर VSC का हमने डिस्कस कर लिया, HVDC का यहाँ पर डिस्कस कर लिया. उसके बाद यहाँ पर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर वो अमृत स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अमृत है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है. यहाँ पर इसके बारे में बातचीत चल रही है कि ये स्कीम क्या करने वाला है, इज हेल्पिंग द केरला सिटी एंड एक्सपेंडेड अपग्रेड द वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इसलिए 170 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आर बीइंग टेकन अप इन केरला अंडर द अमृत स्कीम एट अ कॉस्ट ऑफ 1100 करोड़. यहाँ पर अमृत स्कीम के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ अपने पुराने PIs में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारी PIB और किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है जो हमारे नितिन गडकरी है, उन्होंने क्या लॉन्च किया, उन्होंने गो इलेक्ट्रिक लॉन्च किया हुआ है, कैंपेन लॉन्च किया है. सो एक गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किस लिए लॉन्च किया गया है, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट ऑफ electromobility and the electric vehicle charging infrastructure as well as electric cooking in India. इसके अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है. यहाँ पर बताया जा रहा है उसके साथ साथ कि गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इज एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव that help in reducing the import dependence of our country. जिस पे हम डिपेंड है, कुछ चीज़ें पे import dependency है, उसको क्या होगा, रिड्यूस करेगा. उसके साथ साथ ये एक तरह का स्टेप टुवर्ड्स द ग्रीनर फ्यूचर. Okay, and it will also boost the confidence of electric vehicle manufacturers. ये जो कैंपेन है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, इसको देख रेख कौन करेगा, ये किसके अंदर मेंटेनेंस रहेगा, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जो किसके अंडर वर्क करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ठीक है, ये इसके अंदर ये गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को वर्क करेगा, इस गो इलेक्ट्रिक कैंपेन पे वर्क करेगा. ठीक है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन एट द नेशनल लेवल, द स्टेट लेवल. BE will extend the technical support to the state designated agencies, और central nodal agency में BE will provide the content and details to the state designated agencies and other partners to ensure the uniformity of the information. तो कुल मिला के यहाँ पर BE के बारे में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से नेशनल लेवल पे BE वर्क करेगा, स्टेट लेवल पे किस तरीके से वर्क करेगा, सेंट्रल नोडल एजेंसी में BE किस तरीके से वर्क करेगा. ये जो कैंपेन है वो क्या करने वाला है, this campaign would go as long will fulfilling the main objective of energy transmission to move ahead a path of low carbon emission, low carbon economy, and हमारा जो पेरिस क्लाइमेट है उसको भी फुलफिल करेगा. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं ई मोबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. ई मोबिलिटी का एब्रिविएशन है, इज एन एब्रिविएशन ऑफ इलेक्ट्रोमोबिलिटी and it is a general term used to describe the principle and the concept utilizing the electric powered technologies. तो इलेक्ट्रिक पावर टेक्नोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं, जो यूज़ होगा. ओके, जैसे कि जैसे ड्राइव ट्रेन्स हो गए. ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रोमोबिलिटीज, दीज आर द इलेक्ट्रो व्हीकल्स. सो इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत चल रही है. एंड ई मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी मूव्स अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कार्बन एमिटिंग फॉसिल फ्यूल्स टू यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज. जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक चीज़ों से ही चलेगी. यहाँ पर ये एग्जम्प्ट करती है, किन चीज़ों से नहीं चलने वाली, ये यहाँ पर बता रही है कि जो कार्बन एमिटिंग फॉसिल फ्यूल है ये इनसे दूर है. ये किस पे, ये जो पावर किससे जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज, दैट इज नेशनल ग्रिड. ओके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है, ई मोबिलिटी क्या क्या चीज़ इनकम्पोसेस रखती है. ई मोबिलिटी इनकम्पोसेस द यूज ऑफ fully electric, conventional hybrid, plug-in hybrid, as well as hydrogen fueled vehicles. So these are the encompasses of this e-mobility. उसके साथ साथ रिसेंट ईयर में बात करें कि जो हम ई मोबिलिटी की तरफ क्यों झुकते जा रहे हैं, बिकॉज
due to the factors such as falling battery prices, advancement in the alternative fuel, and the technological development such as the electronic motors, innovation and improvement in the energy density in the batteries, and in addition to गवर्नमेंट ने ढेर सारी स्कीम्स जो ढेर सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए एंड टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसके लिए हम ई मोबिलिटी पे शिफ्ट हो रहे हैं. ई मोबिलिटी कम्स विद जीरो एट द अल्ट्रा लो टेल पाइप एमिशन फॉर अ लोकल एयर पोल्यूटेंट्स और मच लोअर नॉइस, इसलिए यहाँ पर हम ई मोबिलिटी की ओर जा रहे हैं. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव क्लस्टर फॉर द automotive sector and can provide a major boost to economic and the industrial competitiveness. What are the main drivers of e-mobility? E-mobility के main drivers क्या हैं? It is the environment and the front lines target. It is environmentally friendly. Legislative compliances. ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब गवर्नमेंट ने ढेर सारे लेजिस्लेशन पास किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने टू इन्फोर्स दी नीड फॉर ई मोबिलिटी इनिशिएटिव्स. तो दीज आर द मेन ड्राइवर्स. उसका रिड्यूस द कॉस्ट. ठीक है, ये जो अभी जो कितनी कार्स जो इतनी महंगी आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, फ्यूल कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करेगा. ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ये जो नॉर्मली जितने भी व्हीकल्स हैं उससे क्या होंगे, कम कॉस्ट पे होगा. उसके साथ साथ रेगुलेटेड द स्टैंडर्ड कंप्लायंस एंड द स्विच फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स. दीज आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द ई मोबिलिटी. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद अ रिचार्जेबल बैटरी विच आर चार्ज बाय द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. दीज आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल आर रन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर्स विच आर पावर्ड बाय द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, and electric vehicles have an electric motor instead of internal combustion engine. इंटरनल कम्बशन इंजन का मतलब जो अभी नॉर्मल गाड़ियां हमारी जो चल रही हैं, जो पेट्रोल से चल रही हैं, ठीक है, दीज आर हैविंग द इंटरनल कम्बशन इंजन. ठीक है, EVs रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. व्हीकल emit no exhaust from the tailpipe and it has a zero tailpipe emission and does not contain components such as fuel pump, fuel line in the fuel tank. So ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सबसे पहले ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कार, वैन्स, बसेस, लाइक प्लेन्स which are propelled which have one or more electric motors and which utilize the energy most typically supplied from the rechargeable batteries and can be plugged into supporting charging infrastructure at home or at a fueling stations. तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए. ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं कि जिनमें ढेर सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स को सेटअप किए जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर्स को चार्ज किया जाएगा बाय द चार्जिंग स्टेशंस, उसके बाद उनको यूज़ किया जाएगा. तो ये कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए. उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कौन से? हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स. ठीक है, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है. इसमें क्या होता है? दीज आर द व्हीकल विच यूटिलाइज हाइड्रोजन एज देयर प्रिंसिपल fuel for power. Then the hydrogen is converted from chemical energy to mechanical energy by reacting the oxygen with hydrogen through a fuel cell and which runs the electric motor. ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरा टाइप करें अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का तीसरा टाइप अगर बात करें, दीज आर दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर दो टाइप आते हैं. सबसे पहला टाइप आता है दैट इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स HEV एंड द सेकंड वन इज अ प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो दीज आर क्या है? यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी एज इट्स पावर सोर्सेज व्हेन ड्राइविंग एट लोअर स्पीड. ओके, एंड उसके बाद जैसे हम उसको हाई स्पीड में चलाते हैं दैट ऑटोमेटिकली क्या उस पर स्विच हो जाता है, स्विच टू पेट्रोल एंड डीजल एट अ हायर स्पीड. सो दीज आर HEV व्हीकल्स. उसके बाद जो PHEV व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होता है? विच टिपिकली यूज अ बैटरी टू पावर एंड internal electric motor and which also having access to internal combustion engine. ये व्हीकल क्या होता है? इसमें दोनों में ये जो एक्सेस होता है इस पर क्या होता है, या तो इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक मोटर से भी चला सकते हैं और हैविंग एक्सेस टू इंटरनल combustion engine. The vehicle uses the electric power until it depleted at such time. यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर किसी कार पे ये दोनों सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है. सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर को भी डाला जाता है, उसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन को भी डाला जाता है. ठीक है, सो गाड़ी इस पे क्या होता है कि गाड़ी जब इलेक्ट्रिक मोटर पे जैसे बैटरी से चलती है, रिचार्ज कराना पड़ता है इलेक्ट्रिक मोटर को. जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर जो रिचार्ज होता है, जैसे उसके जो बैटरी खत्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है किस पे? इंटरनल कंबशन इंजन में शिफ्ट हो जाता है.
देन फिर वो फ्यूल से चलने लगती है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फर्स्ट वन पर जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमने डिस्कस किया जिसको एचईवी कहते हैं, इस पे क्या होता है, लोअर स्पीड अगर हम धीमे गाड़ी चलाते हैं तो उस पर क्या होता है, वो पावर सोर्स किससे लेता है, वो पावर सोर्स लेता है इलेक्ट्रिक मोटर से, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसको तेज स्पीड में चलाते हैं तो वो अपने आप स्विफ्ट हो जाता है पेट्रोल या डीजल पे। और जो दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें क्या होता है, ये हाई स्पीड में चलाओ या लो स्पीड में चलाओ, ये इलेक्ट्रिक मोटर पे चलता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक मोटर पे। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर की बैटरी खत्म हो जाती है तो अपने आप शिफ्ट हो जाता है किस पे, इंटरनल कंबशन इंजन पे जो फ्यूल से चलती है, ठीक है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने समझ लिया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स याद रखिए किसके द्वारा रन होता है, रन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर्स विच आर पावर्ड बाय द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरीज। उसके बाद बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ चूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर अ इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे नॉर्मल जो कार चलती है जिनमें फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, दे आर हैविंग अ इंटरनल कंबशन इंजन। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर को सेटअप किया जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर को वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर पे एक बैटरी होती है जिसको रिचार्ज किया जाता है, जिसको रिचार्ज करने के बाद क्या होता है, उससे वो गाड़ी रन करती है, ओके। और यहाँ पर बेनिफिट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहा है ओवर इंटरनल कंबशन इंजन, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, द फ्यूअर मूविंग पार्ट एज कम्पेयर टू द ICI, because EVs need less maintenance. Okay, and EVs have a higher efficiency and the lower fuel cost and the lower operational cost makes the EVs economical than the ICE vehicles. उसके बाद improved air quality, pollution को of course कम करेगा, उसका reduce the greenhouse। उसके बाद कन्वीनियंस की बात करें तो EVs में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनमें गेयर्स नहीं होते, ओके, एंड आर मच इजियर टू ड्राइव देन आईसी व्हीकल्स। जो हमारे अभी नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं इंटरनल कंबशन व्हीकल्स में गेयर्स होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनमें गेयर्स एयर्स नहीं होते। एंड द लैक ऑफ कंबशन एंड द मैकेनिकल ड्रिवेन मेक्स ईवीज क्वाइट मोर कन्वीनियंस। अदर बेनिफिट की बात करें, कंफर्टेबली चार्ज एट होम, जिसको घर पे भी चार्ज किया जा सकता है। अनफ्रंट इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट टू ईवी ओनर्स, incentive for scrapping ICE vehicles. EV owners can claim income tax deduction up to 1,50,000 under the subsection of 80 EV, reduce dependence of imported fossil fuel for the countries. So these are the important PIVs of this 20 February. And if you want the PDF of this video, you can get it from our description box. And if you like the video, then press the like button. And if you don't want the daily PIV analysis, then subscribe our channel Temp Tires. Thank you.